नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टर्म डिस्कस करने वाले हैं और वो टर्म है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे हम लोग चीज़ें लिख करके रखे हैं, बट यहाँ पर आने से पहले थोड़ा थिंग्स को समझ लेना बेहतर है। उसके लिए चलिए हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कंसिडर कर रखा है। ये एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है, ये प्लेट ए नेम दे देते हैं इसको, इस प्लेट को प्लेट बी नेम दे देते हैं, और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू है, इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है, ऐसा ले करके चलते हैं। और ये जो दो प्लेट्स है कैपेसिटर का, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी ले लेते हैं, ठीक। अब देखो इन चार्जेस के कारण क्या होगा, हमारा जो प्लेट्स है ना, ये जो प्लेट्स है इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या है, रखा हुआ है। तो क्या होगा ये कि चूंकि ये भी तो एक मैटर है ना डाइलेक्ट्रिक मीडिया, तो इसके पास भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है एटॉम्स में। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, तो क्या होता है, डाइपोल्स फॉर्म होता है। उसकी वजह से हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है ये भी पोलराइज हो जाता है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया क्या होता है, ये भी पोलराइज हो जाता है, समझ रहे हैं। देखिए बेसिकली इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों ही प्रेजेंट होता है ना, एटॉम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक। तो ये जो बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जिसमें ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया रखा हुआ है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे से सेपरेट होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जिसका सेंटर सेम था, कोइंसाइड कर रहा था, जब किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगेगा, कुछ इस प्रकार से सेपरेशन होगा दोनों के बीच, है ना। तभी एटॉम्स में डाइपोल्स फॉर्म होता है और अपना डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। लेकिन कभी आप ये सोचें कि अगर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, अगर हम लोग उसको बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। देखिए प्यारे व्यूअर्स, आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये एक्चुअली में V डॉट डी से माफ़ कीजिएगा, नहीं, हमारा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, ये एक्चुअली में E डॉट डी से इक्वल होता है, ठीक है। मान लीजिए इन प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रखे थे वो कांस्टेंट था, लेकिन अब उसको हम लोग इंक्रीज करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसे इंक्रीज करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो क्या इन चार्जेस पर जो इफेक्ट है वो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वो इफेक्ट भी बढ़ेगा और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके ये जो चार्जेस इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। और मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक स्टेज आएगा जहां पर ये चार्जेस फ्री हो जाएंगी। मतलब ये एक्चुअली में बाउंड चार्जेस है, फिक्टिशियस चार्जेस भी कह सकते हो आप, ये बाउंड चार्जेस है ना, एटॉम्स में बाउंडेड रहती हैं। लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, एक स्टेज आएगा जहां पर ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया, ठीक है, में जो चार्जेस है ये एक दूसरे से फ्री हो जाएंगी। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ओके। और जब ब्रेक डाउन होगा इस डाइलेक्ट्रिक मीडिया का, है ना, इसमें चार्जेस फ्री हो जाएगी, तो क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को भूल जाएगी और एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगी, ओके। इस स्थिति में जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। ऐसे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक बड़ा मैटर है, उसको कभी और समझेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इस स्थिति में, इस स्टेज पर पहुंचने के बाद चार्जेस फ्री हो जाता है और जो डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, ओके। तो ये स्टेज है क्या, ये स्टेज एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू है, ठीक है। अब आप उसे एक मिनिमम वैल्यू कह लो या एक मैक्सिमम वैल्यू कह लो, लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ओके, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जहां पर आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर जाता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को ही हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कहने का अर्थ यह है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, ओके, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है फिक्स्ड होता है। कहने का मतलब वो एक कांस्टेंट टर्म है और हर एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया का कुछ स्ट्रेंथ
है ना, उस स्ट्रेंथ तक जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकता है। लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, द मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक एट विच इट्स ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस। ठीक है, आप मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लेकर के भी चल सकते हो, मैक्सिमम भी। ठीक है, मतलब कम से कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपना डाइलेक्ट्रिक सह सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा जो वो सह सकता है, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड रहता है हर एक डाइलेक्ट्रिक के लिए। जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन्फिनिटी रहता है। अगर आप एयर की बात करो तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो वो आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, the minimum electric field strength applied to the dielectric at which its breakdown takes place is called the dielectric strength. In other words, the dielectric strength of a dielectric is the maximum electric field that it can withstand without breakdown of its insulating property. ठीक है, एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको वो सह सकता है डाइलेक्ट्रिक बिना अपने इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के ब्रेकडाउन के, उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। लेकिन इस स्ट्रेंथ से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, वो खुद के इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को भूल जाता है। ठीक है ना, और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, ये जो स्टेज है ना, जहाँ है ना जिस स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, उस स्ट्रेंथ पर इस प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है, इस प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसे। ठीक है, और ये ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस थिकनेस पे डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कैसा है। ठीक है, अगर ज़्यादा थिकनेस होता है तो ब्रेकिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। देखिएगा, यहाँ लिखे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर अ गिवन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन डाइलेक्ट्रिक। गिवन डाइलेक्ट्रिक के लिए कांस्टेंट होता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स, है ना, मिनिमम वैल्यू जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेक्स डाउन, जिस वैल्यू पर, जिस मिनिमम वैल्यू पर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन करता है, वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्लेट्स के बीच, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच, उसे ही कहते हैं ब्रेकिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ एक और पॉइंट लिखे हैं कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल रिमेन्स फिक्स्ड। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स रहता है, गिवन रहता है, कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन जो ब्रेकिंग पोटेंशियल है ना, ब्रेकिंग पोटेंशियल वो एक्चुअली में डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस पर डिपेंड होता है। अगर थिकनेस ज़्यादा है तो भाई ब्रेकिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा उसका। ठीक है, तो होप ये जो टर्म है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप समझ पाए होंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख के रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।